नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका और बाजार पर एक नजर डालें तो आज आपको गैप अप के बाद चेस करने का मौका मिला था। आज फिर से आपने, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे थे, फेवरेबल थे। हमने 2 दिन की बड़ी रैली देखी यूएस मार्केट्स में, मंडे को भी और ट्यूसडे को, और उसके बाद हमने देखा कि भले ही कल हमारे बाजार बनते लेकिन ग्लोबली आपको रिस्क और एनवायरमेंट क्लियरली दिख रहा है। आप यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट्स की आप बात करें तो आज गैप अप के बाद भी आपको चेस करने का मौका मिला, लेकिन कौन से सेक्टर और स्पेसेस से बड़ी मूव्स निकल कर आई और कहां से ये गेन्स इरोड हुए, ये सब कुछ कंपाइल किया है डिम्पी ने। उनसे समझते हैं एक बार। आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा दिन था और करीब एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से अगर आप वैसे देखेंगे तो बाजार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज तो होता हुआ नहीं दिख रहा। आज मार्केट ने एडजस्टेड नंबर्स के साथ ओपनिंग भी किया था और उसके बाद आप यहाँ पे निफ्टी को देख पा रहे हैं 17,330 के ऊपर जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी खासी क्लोजिंग हमको 39,000 के ऊपर मिली है। हमने दोनों ही लेवल्स को मंगलवार को जब बंद करके गए थे, दोनों लेवल्स हमारे पास नहीं थे। आज गैप के बाद खुलने के बाद ये पॉजिटिव क्लोज आप मान सकते हैं। खैर, आज मार्केट के जो लीडरशिप के तौर पर देखें तो आज स्टील कंपनीज का बोलबाला बाजार पे काफ़ी ज़्यादा था। उनकी एक तो वैल्यूएशन थी और दूसरा थोड़ा रिस्क कम हुआ है रिसेशन का, क्योंकि यूएस मार्केट्स और अदर मार्केट्स जहाँ पे एक्चुअली पैनिक था वहाँ से भी थोड़ी रिकवरी हमको बनती हुई दिखी है। इसलिए जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया जैसे कुछ एक कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और आज ज़्यादातर कंपनी आपको 4 से 5% बढ़ती हुई दिखी होंगी। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए हैं। अगर आप लूजर्स देखेंगे तो भारतीय एयरटेल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 5G से ठीक पहले चल रही थी कंपनी, लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद आज इनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक और साथ ही ब्रिटानिया, ये कुछ एक शेयर्स थे जहाँ पे आज आपको लाल निशान दिखेगा, यानी कि बाजार के चलते हुए मार्केट्स में भी आज इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। खासकर इंडसइंड बैंक तो पहले 10 मिनट में ही लाल निशान में आ गया। दिन भर ये लाल निशान में ही रहा, उसने कोई खास रिकवरी नहीं दिखाई है। ये निफ्टी के टॉप लूजर्स बन गए। आते छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको आज जो सुबह इलेक्ट्रॉड से जुड़ी हुई जो खबर आई, उसका जो गाइडेंस आया एक विदेशी कंपनी का, उसने भारत की 2 बड़ी कंपनी एचईजी के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, साथ ही ग्रेफाइट के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, परसिस्टेंट चला। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे शेयर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी। आज सुबह सुबह हमने आपको ट्रक्स की जो फुटेज दिखाई थी, उससे भारत फोर्ज के अंदर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला और ये आज 55 रुपये बढ़कर ऑलमोस्ट डे हाई पे आसपास जाके बंद हुआ है। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर ऐसे शेयर्स जिन्होंने लाल निशान में आज क्लोजिंग दिया, यानी कि पिट गए वो शेयर। वो था गोदरेज सीपी। इसके Q2 की कुछ कंपनी की कमेंट्रीज आई थी और कमेंट्री के बाद से आज शेयर प्रेशर में रहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो त्रिवेणी टर्बाइंस और साथ ही शिल्पा मेडिकेयर जैसे कुछ एक शेयर्स ये आज आपको कमजोरी के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखे। तो मिड कैप में और फ्रंट लाइन में अगर आज देखें तो कांटे की टक्कर थे, लेकिन अगर फिर भी लास्ट में बोला जाए तो पलड़ा किसका भारी था, तो बोलेंगे कि बुल्स का भारी था। और अब फिर से यूएस मार्केट्स के ऊपर नज़र होगी कि वहाँ से आपको ट्रेड कैसे मिलते हैं। अगर गैप अप रहा तो फिर आप 17,400 के गैप को साथ खोलेंगे, अगर नहीं रहा तो 17,200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाएंगे। तो अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर काफ़ी हद तक दारोमदार रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट से देखना होगा कि किस तरह के क्यूज निकल कर आते हैं। डॉलर इंडेक्स हालांकि वहां नीचे है और हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड भले ही थोड़ा सा क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है वहां से देखने को तेज मिला, लेकिन रिस्क ऑन एनवायरमेंट तो क्लियरली दिख रहा है। शुक्रिया डिम्पी ये सारे अपडेट देने के लिए। तो आज बाजार में जब ओपन अप गैप अप के साथ आप हुए थे और उसके बाद गेंस इरोड हुए और अब लगभग 100-125 पॉइंट्स तो इनिशियल फर्स्ट 1-1.5 घंटे में ही मार्केट ने गवा दिए थे। बैंक निफ्टी में आपको बड़ी मूव प्राइवेट स्पेस में जैसे आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर से देखने को मिली। कुछ और स्पेसेस और स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर में Q2 अपडेट के चलते, वीक Q2 अपडेट के चलते वहां पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक और स्टॉक था जिसकी चर्चा जरूर करनी होगी, वहां पर बड़ी मूव थी। स्पाइसजेट लगभग 9% की मूव के साथ बंद हुआ और उसका रीजन है स्पाइसजेट के शेयर में ये जो आज अच्छी रिकवरी आई, जो तेजी आई, इसका रीजन था कि कंपनी को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी यानी ECLGS के तहत लगभग 1,000 करोड़ मिलने वाले हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल एक बार समीर से समझ लेते हैं। एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और ये खबर स्पाइसजेट एयरलाइन के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट संभवतः ला सकती है। सूत्रों की माने तो स्पाइसजेट एयरलाइन आने वाले वक्त में अपने लिए 1,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की राशि जुटा सकती है। ये जो राशि होगी ये ECLGS स्कीम के तहत होगी, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। केंद्र सरकार ने हाल ही में ECLGS स्कीम में संशोधन किए हैं। संशोधन का मकसद यही है कि एविएशन सेक्टर में जो एयरलाइंस हैं या जो एविएशन कंपनियां हैं जो वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं, उनको मदद करना। और जो संशोधन है उसका मूल भाव यही है कि
जो लिक्विडिटी है वो कोलेटरल फ्री हो, साथ ही साथ उसका ब्याज दर काफी कम हो। तो सूत्रों की माने तो स्पाइसजेट एयरलाइन इस ECLGS स्कीम के तहत आने वाले वक्त में अपने लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटा सकती है और इस राशि का इस्तेमाल ज्यादातर जो देनदारी है स्पाइसजेट की अलग अलग, चाहे वो लीज के लिए हो या जहां भी एयरलाइन की देनदारी है, उस देनदारी को चुकाने की तरफ करेगी। साथ ही साथ स्पाइसजेट एयरलाइन की कोशिश ये भी होगी कि ये जो राशि होगी इसका इस्तेमाल अपने बेड़े में नए बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को शामिल करने की दिशा में भी हो। एयरलाइन की कोशिश यही है कि जितना ज्यादा वो नए हवाई जहाज अपने बेड़े में शामिल कर पाएंगे, तो एक यंगर फ्लीट, एक नए हवाई जहाज के साथ जब वो ऑपरेशनलाइज होंगे, जब वो काम करेंगे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने के आसार ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पाइसजेट एयरलाइन जो कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है, उसके लिए यहाँ पर राशि 1000 करोड़ से ज्यादा की मिलने की उम्मीद है, जो कि एयरलाइन के लिए संभवतः एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ ECLGS स्कीम के तहत ही एयरलाइन को पहले भी $200 मिलियन मिलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ इस रकम के साथ ये माना जा सकता है कि अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ जुड़ा था कि क्या ये एयरलाइन अपने इस संकट के दौर पे बरकरार रह सकती है, बची रह सकती है। माना ही जा रहा है कि ये राशि जब एयरलाइन को मिल जाएगी तो ये जो सवाल है इसका एक ठोस जवाब भी मिल जाएगा और संभवतः एयरलाइन बरकरार भी रहेगी और बेहतर ऑपरेशंस आने वाले वक्त में कर पाएगी, क्योंकि अभी उसका पूरा दांव देनदारी चुकाने पर और साथ ही साथ नए हवाई जहाज 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने पर है। राइट, शुक्रिया समीर, ये सारी इम्पोर्टेंट डिटेल बताने के लिए। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एविएशन स्पेस में ये मदद की ECLGS में बदलाव हुए थे और उसके चलते आप 1000 करोड़ रुपए कंपनी को मिल सकते हैं, स्पाइसजेट को मिल सकते हैं। बड़ी मूव आप देख रहे हैं। एक और स्पेस वो है मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, क्योंकि लंबी अवधि की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं उसी तर्ज पर आप 10 साल से ज़्यादा की मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद पाएंगे। क्या है इस पर ज्यादा डिटेल्स एक बार समझा रहे हैं हमें अनुराग शाह, समझ लेते हैं। आने वाले दिनों में जो आपकी मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो 10 साल तक के ड्यूरेशन की हो सकती है। जिस तरह से अभी तक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का चलन है 10 साल, 12 साल, 20 साल तक का, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के वर्किंग ग्रुप की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस को शुरुआत किया जाए और इसके जो प्रीमियम की गणना है, जो पॉलिसी की ड्यूरेशन कितनी होगी, इसका जो पूरी आज़ादी है वो इंश्योरेंस कंपनियों को दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां तय कर पाएगी कि उन्हें अपनी एक्चुरियल कैलकुलेशन के हिसाब से कितना प्रीमियम तय करना है। ज़रूरत जो थी वो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की इसलिए भी मानी जा रही थी कि इंश्योरेंस का अगर पेनिट्रेशन बढ़ाना है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है, तो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो रिन्यूअल और लैप्सेस से जुड़ी दिक्कतें होती हैं वो भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के जरिए कम की जा सकती है और जो प्रीमियम कैलकुलेशन है या जो प्रीमियम रिकॉग्निशन है उसका जो मेथड होगा वो जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सिंगल प्रीमियम को माना जाता है, उसके कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी तर्ज पे भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जो है वो मोटर, हेल्थ, MSME, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए माना जाएगा। तो ये कंपनियों के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी ज़्यादा तरह के बेहतर प्रोडक्ट मिल पाएंगे। राइट, ठीक है। सो अब आप लंबे समय के लिए मोटर इंश्योरेंस भी कर पाएंगे जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। इस बीच आज एक स्टॉक जिसे हमने बड़ी मूव इसमें देखी वो है भारत फोर्ज। उनकी ओवरसीज जो कंपनी है, हालांकि सितंबर में जो भारत फोर्ज को एक बड़ा ऑर्डर मिला, इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत फोर्ज में एक जबरदस्त आज के दिन में मूव देखने को मिली। 7-7.5% की मूव आपको भारत फोर्ज में देखने को मिली थी। एक बार ये पूरी डिटेल, ये ऑर्डर की और डिटेल्स जो है हम वमाक्षी से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स और RK फोर्जिंग, ये सारे काउंटर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है FTR डेटा जो सजेस्ट करता है कि सितंबर महीने में क्लास 8 के ट्रक ऑर्डर्स ऑल टाइम हाई पर थे। प्रिलिमिनरी नॉर्थ अमेरिकन क्लासिक नेट ऑर्डर सितंबर के लिए 56,500 यूनिट्स पर आए हैं और ये एक सिंगल महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है अब तक का। इसी के चलते सितंबर ऑर्डर एक्टिविटी में हमने मजबूत ग्रोथ देखा है, 169% मंथ ऑन मंथ और 102% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये काफ़ी मजबूत
ग्रोथ का आंकड़ा है और ये 56,500 को जोड़कर जो क्लास 8 के ऑर्डर्स हैं वो अब हो चुके हैं 2,54,000 पिछले 12 महीने के लिए। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो फिलिप कैपिटल की तरफ से एक व्यू आ रहा है, वो देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत पेंट अप डिमांड नज़र आ रही है और सितंबर में के महीने में जो स्पाइक देखा है वो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, मगर बिल्ड रेट्स अभी भी इम्पैक्टेड है कंपोनेंट शॉर्टेजेस के चलते। और इसके जो कंपोनेंट शॉर्टेजेस है वो सप्लायर्स के सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और लेबर शॉर्टेजेस के चलते हैं। मगर हम सारे काउंटर्स पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत अपटिक नज़र आ रही है और स्पेशली भारत फोर्ज पर फोकस करेगा। यहाँ पर एक एडिशनल न्यूज़ फ्लो है, भारत फोर्ज ने पहला स्लॉट डिलीवर किया है इंडियन आर्मीज को आर्मर्ड व्हीकल्स का और इसी के चलते भारत फोर्ज आज टॉप F&O गेनर है। बट अगर ओवरऑल देखें क्लासिक ट्रक ऑर्डर्स ऑल टाइम हाई पर और इसी के चलते भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स और आरके फोर्जिंग ये सारे काउंटर्स आज ट्रेड में काफ़ी बस कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग अप मूव्स दिखा रहे हैं। ऑल राइट, क्या एब्सोल्युटली, तो ये एक बड़ा रीज़न है और ये थोड़ी डिटेल्स हमसे शेयर कर रही थी कि किस तरह से क्या ऑर्डर जो मिला है, 8 ट्रक का ऑर्डर मिला है और क्लास 8 ट्रक का ये ऑर्डर मिला है और उत्तरी अमेरिका से लगभग 56,000 से ज़्यादा यूनिट्स का ये ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आप एक बड़ी मूव यहाँ देख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी मूव गोदरेज कंज्यूमर में नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड आज देखने को मिली, क्योंकि हम Q2 बिजनेस अपडेट आए और Q2 बिजनेस अपडेट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिखी। एक बार बिजनेस अपडेट में और क्या क्या क्रूशल डिटेल्स थी, किन वजह से बाजार ने रिएक्ट किया आज गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक पर, पूजा से समझ लेते हैं। जी, GCPL में हम देख रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर में सुबह से ही कमजोरी है। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी कमज़ोर है। एक एक करके हम आपको बता देते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि FMCG इंडस्ट्री में इस तिमाही काफ़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिली है और उनका कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि कंजम्पशन जो है वहाँ पर दूसरी छमाही से सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अर्बन की तुलना में अगर ग्रामीण इलाकों को कंपेयर करें तो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा स्लो दिखाई दी थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धीमी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। जो कुछ टारगेट्स कंपनी ने सेट किए हैं वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ में तो 8 से 9% की ग्रोथ की उम्मीद वो कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहाँ पर करीब 5 से 6% की गिरावट वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी उनका कहना है कि जो एबिटा रहेंगे Q2 में वहाँ पर भी एक गिरावट आ सकती है, मिड टीन यानी कि 14 से 15% की गिरावट एबिटा में भी देखने को मिल सकती है Q2। तो ये सारे जो कमेंट्री आई हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर भी कमेंट्री नेगेटिव ही आ रही है। सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है, हालांकि खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1050 का दिया है, लेकिन इनकी कमेंट्री में उनका कहना है कि डिमांड ट्रेंड अभी काफ़ी धीमी दिखाई दे रहे हैं और इन्फ्लेशन के चलते जो महंगाई में बढ़त देखने को मिल रही है उससे कंपनी के आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी पर असर रहेगा। तो ये जो तमाम कमेंट्रीज आ रही हैं ब्रोकरेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। एब्सोल्युटली, तो एक नेगेटिव रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा था और बाजार पर दिन भर ये सस्टेन भी हुआ। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस शो में जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो हम आपसे शेयर किए, मार्केट रिलेटेड और मार्केट अपडेट भी बताया। कल देखना होगा कि अब ग्लोबल ओवरनाइट आज क्यूज किस तरह से रहते हैं और बाजार कैसे रिएक्ट करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।